Good afternoon to anyone all present over here. My name is Amrita Misra and today we are going to discuss about most important previous year questions of accounting theories and practice. ठीक है, ये हमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है. ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आप एग्जामिनेशन की तैयारी एक अच्छे स्ट्रक्चर वे में करना चाहते हैं. ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे सेमेस्टर्स का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझाया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं. तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एली अपडेट ऐप. तब तक चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं. तो सबसे पहला है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, मैनेजमेंट एंड बैंकर्स. तो अकाउंटिंग सबसे पहले होता क्या है? अकाउंटिंग एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर द जो ट्रांजैक्शन है वो हमारा फिनेंशियल नेचर का है और या नॉन फाइनेंशियल नेचर का है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइज करते हैं. देन हम क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को हम इसलिए देते हैं, ठीक है, ताकि उनको ये अकाउंटिंग डेटा डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. ठीक है, अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं? जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं हमारे दो पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं. दूसरे पहला होता है इंटरनल, दूसरा होते हैं एक्सटर्नल. इंटरनल में हमारे मैनेजमेंट हो गए. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए, ये लोग हो गए. ठीक है, एक्सटर्नल में हमारे कंपटीटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई. ठीक है, सप्लायर्स हो गए. ठीक है, कंज्यूमर्स हो गए. तो ये लोग होते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसका पूछा गया, किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए, मैनेजमेंट के लिए और बैंकर्स के लिए. कैसे इन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज ए अच्छा मीन्स क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो इसलिए पूछा गया. तो सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक एंड रिलायबल डेटा अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो क्या होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक रियल जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का वो बताता है. ठीक है, जिसको कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, लाइक हमारे मैनेजर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए और बैंकर्स हो गए. ठीक है, तो क्यों ज़रूरी होता है? सबसे पहले हम देखें इंपॉर्टेंस टू द इन्वेस्टर. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इन्वेस्टर को क्या करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, उनको प्रॉपर रिटर्न मिल पाएगा फ्यूचर में या नहीं, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें. तो ठीक है, और ये क्या करते हैं, एनालाइजिंग द इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. और ये भी हेल्प करता है जानने में इनको कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है कंपनी में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बेसिस पे देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना मिलता है, ताकि वो कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न गेन करेंगे अगर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो ठीक है, फिर जज द रिस्क एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस. वो देखना चाहते हैं कि कंपनी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है फ्यूचर के लिए. ठीक है, फिर आता है हमारा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग बाइंग, होल्डिंग एंड सेलिंग अ शेयर. और ये भी हेल्प करता है जानने में कि उनको शेयर बाय करना चाहिए, उनको अभी होल्ड करना चाहिए, उनको सेल कर देना चाहिए. ठीक है, फिर ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करता है रेशनल इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, इस डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टर के लिए हेल्प करता है. तो इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है इन्वेस्टर के लिए. अब हम चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होती है, क्यों जरूरी होता है. ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज़ को प्लान, कंट्रोल एंड फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसीज. बिजनेस की पॉलिसीज़ को प्लान करने में, फॉर्मुलेट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास अकाउंटिंग डेटा और फिनेंशियल डेटा हो. ठीक है, फिर इवेलुएट ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कंपनी में है वो कैसा परफॉर्म किए. ठीक है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है, ये जानने के लिए भी हेल्प करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. देन असिस्ट इन बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कॉस्ट को कंट्रोल करने में, बजटिंग मीन्स हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में या पर्टिकुलर फाइनेंशियल फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है मैनेजर को. ठीक है, फिर सपोर्ट डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द एक्सपेंशन, प्राइसिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन. हमें पर्टिकुलर जो हमारे फाइनेंस अवेलेबल है उनको कैसे हम इन्वेस्ट करें, कैसे एलोकेट करें और कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमें डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को
हेल्प करती है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस पूछा है किसके लिए, बैंकर्स के लिए। बैंकर्स जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्यों ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना। तो ये क्या करते हैं, कंपनी के क्रेडिट वर्दिनेस जानने के लिए हेल्प करते हैं, ताकि और उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस जानने में हेल्प करता है क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर वो लोन कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका पैसा उनके पास सेफ है, रहेगा या नहीं, वो वापस कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है एसेस लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। कंपनी कितना लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस है या नहीं है, तो ये जानने में भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा डिसाइड अमाउंट, टर्म एंड कंडीशन ऑफ लोन। वो किस तरीके से कंडीशन रखेंगे कंपनी पे और कितना अमाउंट तक उन्हें लोन देना चाहिए कि उनका लोन पेमेंट सेफ हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। फिर आता है मॉनिटर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोरोवर्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। वो कंटिन्यूसली कंपनी के उनके बोरोवर के कंडीशन को वो क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकें। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, ठीक है। तो ये सारे पर्पज़ होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे होते हैं, ये सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन एरिया में हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट कि क्यों पर्टिकुलर जो हमारे इंडिविजुअल है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग का मीनिंग और उनकी प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है और हाउ डज अकाउंटिंग थ्योरी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इशूज़, ठीक है। तो अकाउंटिंग थ्योरीज पूछा है क्या होता है और कैसे अकाउंटिंग थ्योरीज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्स इशूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करता है और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग थ्योरी होता क्या है ये हम देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग थ्योरी जो होता है वो हमारा एक सिस्टमैटिक या लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रिंसिपल्स देखते हैं और वेरियस एजम्पशन होते हैं और मेथोडोलॉजी होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है, सिस्टमैटिक एक लॉजिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कॉन्सेप्ट हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, अजम्पशन हो गए और मेथोडोलॉजीज जो कि हेल्प करता है जानने में कि क्यों और कैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो कैसे पर्टिकुलर मैनर में उन्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इट प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक क्या करते हैं, थ्योरेटिकल फाउंडेशन बेस प्रोवाइड करते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को या उनको कैसे प्रेजेंट करना है ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, लॉजिकल और रेशनल लॉजिक एंड रेशनल बिहाइंड अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर। अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके पीछे क्या रीजनल है क्या लॉजिक है, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ अकाउंटिंग थ्योरीज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कैसे अकाउंटिंग थ्योरी हेल्प करता है अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करता है, प्रोवाइड है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर में रह के एक कंपनी, जो सारी कंपनियां होती हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती हैं, ठीक है। इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कैपेबिलिटी। ये क्या करते हैं, कैसा बेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा रूल्स एंड एग्जाम्पशन प्रोवाइड करते हैं जिसको फॉलो करती हैं सारी कंपनियां। और अगर पर्टिकुलर सेम मेथड को यूज़ किया जाता है बाय द ऑल द इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया, तो क्या होगा, इनके सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो कंपेरेबल रहेंगे और रिलायबल भी रहेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा गाइड स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है। इट फॉर्म ए बेसिस फॉर फॉर्मिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हेल्प्स रेगुलेटरी बॉडी टू डेवलप साइंटिफिक साउंड एंड प्रैक्टिकल अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड बताता है जिसमें आप वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम कर सकते हैं। और ये ऑल्सो क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है वेरियस जो हमारे वेरियस संस्था होते हैं उनको हेल्प करने में कि कैसे वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट में सेट कर सके। फिर अडॉप्ट एमर्जिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो हमारे मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसमें कैसे बिजनेस कैसे उनको अडॉप्ट कर सके, ये भी हेल्प करता है। विद चेंज इन अ बिजनेस मॉडल, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग थ्योरी हेल्प्स इन अपडेटिंग एंड इंप्रूविंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस टू सूट मॉडर्न रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैसे हेल्प करती हैं अकाउंटिंग थ्योरी इन इम्प्रूविंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये बताया है। फिर हमारा पूछा रोल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इशूज़। जो हमारे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने में अकाउंटिंग जो हमारा थ्योरी है वो कैसे हेल्प करता है।
तो ये लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करता है। व्हेन नो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा उसके लिए अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये थ्योरी होती है, एक लॉजिकल प्रिंसिपल होती है जो कि डिसाइड करती हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। दूसरा होता है हेल्प्स इन प्रोफेशनल जजमेंट, जैसे कि अकाउंटिंग जो हमारा थ्योरी होता है वो अप्लाई किया जाता है प्रोफेशनल जजमेंट में, लाइक किस किस एरिया में, एस्टिमेशन, वैल्यूएशन और अनसर्टेनिटीज के केस में, ठीक है। फिर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उनमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कि हमें ये हमें चूज़ करना चाहिए, ये चूज़ करना चाहिए, तो उस केस में अकाउंटिंग थ्योरीज हेल्प करती है। अकाउंटिंग थ्योरी कैसे हेल्प करती है? चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अमंग द अल्टरनेटिव सच एज इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड और डेप्रिसिएशन मेथड में, ठीक है। फिर डील्स इन न्यू एंड अनएजुअल ट्रांजेक्शन, जो हमारे न्यू ट्रांजेक्शन अगर कोई भी बिजनेस में हो रहे हैं तो उनको हम कैसे डील्स करें, उनको कैसे रिकॉर्ड करें, और अनएजुअल ट्रांजेक्शन जो अराइज हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, उनके लिए रूल्स, फ्रेमवर्क और एजम्पशन बताते हैं ताकि उनको हम कैसे रिकॉर्ड कर सकें। फिर रिड्यूस सब्जेक्टिव एंड बायास, ठीक है। रिले ऑन द एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग थ्योरीज मिनिमाइज पर्सनल बायास एंड इनहेंस ऑब्जेक्टिव इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो पर्सनल बायास ना हो, जो भी मैनेजर वो अपने रूल्स को रेगुलेशन के बेसिस पे अकाउंटिंग के डेटा को ना रिकॉर्ड करे, ठीक है। तो ऐसे इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनको अकाउंटेंट को यूज़ करके अपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया व्हेन बिजनेस रेवेन्यू कंसीडर्ड एज एक्रूड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन टू रूल, ठीक है। तो एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम बिजनेस में हम क्या कहता है एक्रूड कॉन्सेप्ट से पहले देख लो कि बिजनेस रेवेन्यू कंसिडर्ड एक्रूड व्हेन राइट टू रिसीव इनकम इस्टेब्लिश, हम क्या कहते हैं यहाँ पे राइट हो कि हमें इस्टेब्लिश इनकम को रिसीव करना है। अर्निंग प्रोसेस सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, जब हमारे अर्निंग प्रोसेस जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए हों, इवन इफ कैश हैज़ नॉट बी रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमें कैश रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, हम ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें सेल्स, हमने जिस डेट पे हमने सेल्स किया है, ना कि हमें पैसा रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इन अकाउंटिंग रेवेन्यू एक्रूज व्हेन गुड्स आर सोल्ड और रिसीव्ड और रेंडर, नॉट व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम सेल्स को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उससे सेल्स किया हो, भले ही हमें पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है कि कैश बेसिस एक्सेप्शन केस, जैसे कि कैश बेसिस अगर अकाउंटिंग फॉलो करें तो ये इसके लिए एक्सेप्शनल केस हो जाता है। दूसरा, रेवेन्यू इज नॉट ट्रीटेड एज एक्रूड एंड इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। तो रेवेन्यू, हम यहाँ पे रेवेन्यू जो होता है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए एक्रूड, जब क्या होगा कि कैश एक्चुअली जब उन्होंने रिसीव कर लिया गया इन फॉलोइंग केसेस में, अनसर्टेन और डाउटफुल इनकम हो, ठीक है। फिर या इंटरेस्ट ऑन बैड और डाउटफुल डेब्ट हमें मिल गया हो, फिर इंटरेस्ट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हमारे थे वो वापस मिल गए इंटरेस्ट उनका। फिर वेयर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज हाईली अनसर्टेन, जो कलेक्शन जो हमने ऐसा रेवेन्यू कलेक्ट किया जो बहुत ही ज़्यादा हाईली अनसर्टेन था, ठीक है। तो ये सारे केस में जो हमारे रेवेन्यू होंगे वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे कैश बेसिस पे, जिसमें कि ताकि हम अवॉइड कर दें ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारे साथ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें भी पूछा गया था कि रेवेन्यू कब एक्रूड कंसिडर किया जाएगा और इनके एक्सेप्शन क्या है, मीन्स किस किस केसेस में हम एक्रूड रेवेन्यू को एक्रूड नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए। यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल और रेवेन्यू जो हमारे रेवेन्यू होते हैं उनमें उनको डिस्कस करना है और हमें एक इमेजिनरी फिगर लेके हमें रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, और इमेजिनरी फिगर लेके आप बनाइए कि कैपिटल और रेवेन्यू जो हमारे होते हैं उनके अकाउंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रिफर्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ये सारे कैपिटल जो बिजनेस ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में उन्हें बोलते हैं कैपिटल। एंड द फंड यूज टू एक्वायर फिक्स एसेट, या कोई भी फंड हमने यूज किया है फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में। कैपिटल आइटम प्रोवाइड अ बेनिफिट फॉर अ मोर दैन वन अकाउंटिंग ईयर, जो कैपिटल हमारे होते हैं, जो हमारे कैपिटल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर लिए, परचेज को मशीनरी को परचेज कर लिए, बिल्डिंग परचेज कर लिए, फर्नीचर परचेज कर लिए, या एडिशनल कैपिटल हमने बिजनेस में और डाल दिया है, तो ये सारे हमारे क्या है, कैपिटल है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रिफर्स टू इनकम ऑन फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। जो हमने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में हम जो भी रेवेन्यू अर्न किया गया, इनकम अर्न किया, उतने बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू दैट
इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आइटम बेनिफिट ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड। जो रेवेन्यू हमारे आइटम होते हैं वो सिर्फ 1 साल तक ही हमें बेनिफिट, 1 साल के अंदर का ही बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेल्स मान लेते हैं, सेल्स से हमें पैसा रिसीव हुआ, रेंट हमने रिसीव किया है, सैलरी, ठीक है, और सैलरी हो गया, बेसिस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, हमारे क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी फिगर लेके हमने कैपिटल अकाउंट को बनाया है। मिस्टर ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पे बताया गया कि जो उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर पैसा हम डाल रहे हैं बिजनेस में तो डेबिट साइड लिखेंगे और निकाल रहे हैं तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो देखो मिस्टर ए हैं, उन्होंने पैसा डाला तो यहाँ पे डालेंगे टू कैश, 5 लाख रुपए डाला, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, 5 लाख रुपए डाला। अब यहाँ पे कोई भी अमाउंट अब नहीं है तो बाई बैलेंस करके 5 लाख लिख देंगे। बट यहाँ पे अगर ड्राइंग निकाला गया है, ठीक है, पैसा निकाला गया तो बाई ड्राइंग के नाम से हम यहाँ पे जितना निकाले होंगे उतना दिखा देंगे, फिर बैलेंस कर लेंगे अमाउंट, ठीक है। अब हमारा रेवेन्यू अकाउंट देखो कैसा बनता है। देखो रेवेन्यू अकाउंट जैसे हम उनको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, डेबिट साइड हम सारे खर्चे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड हम सेल्स दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हो गए वेजेस, यहाँ पे 80,000 दिखा दिया, रेंट यहाँ पे 30,000 दिखा दिया, सैलरी में तो जितने भी हमारे खर्चे हैं बिजनेस से ऑपरेशन से रिलेटेड उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे, फिर आएंगे क्रेडिट साइड जो कि हमारा सेल्स दिखेगा, ठीक है। और अगर हमारा कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है तो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स देखो 2,50,000 है और यहाँ पे सारे हमने दिखा दिया। फिर हमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी तक दिखा दिया, इधर के सारे खर्चों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना है, 8 3 10, 1 लाख, 1,40,000, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 आया। यहाँ पे क्या है, 2,50,000। अब इसमें से हम इतना माइनस करेंगे, जितना हमारा बचेगा, कितना हमारा आया, नेट डिफरेंस आया 90,000। अब इनको हम यहाँ पे नेट डिफरेंस लेकर टोटल दोनों साइड हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रिपेयर होता है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और जो हमारा रेवेन्यू होता है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक हमें प्रॉफिट देता है, और जो कैपिटल होता है वो लॉन्गर पीरियड तक हमें प्रॉफिटेबिलिटी देता रहता है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि बोला है कि डिफाइन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को डिफाइन करिए, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, स्टेट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। तो इसमें पूछा गया कि क्या क्या मतलब रूल फ्रेम किया गया है इस स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है, तो इन्वेंट्री वो एसेट्स होता है जो हेल्ड फॉर अ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रखा गया है सेल करने के लिए। ऑर्डिनरी मीन्स जो हमारे रेगुलर बिजनेस होते हैं उनके हावर में। फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज सेल, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अभी सेल नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है। फिर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, अगर हम करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो असर्टेन ट्रू प्रॉफिट, हम करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इसलिए करते हैं ताकि ट्रू प्रॉफिट और लॉस आ जाए बिजनेस का। अगर हम गलत करेंगे तो ये गलत प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा, जो कि मिसलीड करेगा इन्वेस्टर को, ठीक है। दूसरा आता है प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो इन्वेंट्री डायरेक्टली अफेक्ट बैलेंस शीट एंड मस्ट शो करेक्टली, ठीक है। तो इन्वेंट्री जो होता है वो डायरेक्टली हमारे बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है या तो करता है। तो हमें इन्वेंट्री का जो भी अमाउंट हो वो उसको हम करेक्ट वे में शो करें, इस वजह से हेल्प करता है। फिर आता है मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, हमारा जो कॉस्ट है और रेवेन्यू एक दूसरे से अच्छे से मैच कर पाए, ठीक है। इस वजह से हमें इन्वेंट्री के आइटम को सही से शो करना चाहिए। फिर अवॉइड कैपिटल ओवर स्टेटमेंट, ठीक है, मीन्स प्रिवेंट ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंट एसेट्स। हम जैसे कि अगर हम गलत तरीके से इन्वेंट्री को ज़्यादा दिखा दिए तो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शो करेगा, ठीक है। तो एसेट्स हमारे करेंट वे में क्या हो, शो हो, तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि हम करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करें। फिर आता है इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कैपेबिलिटी, अगर हम सही तरीके से हमने क्या किया, इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखा हुआ है, सारे बिजनेस सेम रूल को फॉलो करके इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट जो होता है वो इजीली कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट पीरियड का। अब आता है हमारा कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि जो हमारा इन्वेंट्री होता है उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइज मीन्स लोअर कॉस्ट मीन्स मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू या जो हमारे रियलाइज वैल्यू होते हैं उन दोनों में जो भी डिफरेंस हो उसको हम क्या करेंगे, जो भी कम हो उसमें उस पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री को, ठीक है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट और
और एन आर वी विच एवर इज लोअर, मीन्स कॉस्ट जो हमारा है और मार्केट वैल्यू से जो भी हमारा कम अमाउंट होगा उसी पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। अब इन्वेंट्री क्या क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया, ठीक है, या अदर कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। अब कॉस्ट फार्मूला क्या करता है, जो कॉस्ट फार्मूला जो परमिट करता है दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, ये क्या होता है, फीफो को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर आता है वेटेज एवरेज कॉस्ट को यूज किया जाता है। फिर आता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लीफो जो एक मेथड होता है उसको परमिट उस पर हम मेथड को उसमें हम अकाउंटिंग वैल्यूएशन या जो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है उस पर रिकॉर्ड करने के लिए परमिट नहीं करता है, ठीक है। अब सर्टेन जो हमारे कॉस्ट होते हैं जो इन्वेंट्री में इन्वॉल्व होते हैं उसको इसके अंडर में एक्सक्लूड किया गया है। कौन कौन से कॉस्ट होते हैं हमारे, एबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं, ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट हो गए जो कि अननेसेसरी होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो गए, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इन्वेंट्री में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेट रियलाइज वैल्यू क्या होता है, देखो इन नेट रियलाइज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, जिसमें क्या होता है कि नेट रियलाइज वैल्यू हमारा इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग में से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और फिर उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा आएगा नेट क्या आएगा, नेट रियलाइज वैल्यू, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी इन वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, द सेम वैल्यूएशन मेथड शुड बी यूज कंसिस्टेंसी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमें यहाँ पे बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर कि अगर हम ये मेथड यूज़ करें तो उसे हमें हर साल यूज करना चाहिए, सो दैट वी कैन बी कंसिस्टेंट इन कंपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंटिंग ऑफ 2 और 3 डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ के बारे में पूछा है कि डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ क्या होता है एंड हाउ दिस इज़ यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ क्या होता है और कैसे ये हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, जब भी हम कोई एसेट्स कंपनी में आता है तो उसे हम यूज करते हैं, तो एसेट जो हमारी वैल्यू ऑफ जो एसेट्स की लाइफ होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे जैसे हम कोई भी गुड्स या सर्विस कोई भी मशीनरी को यूज कर रहे हैं तो उसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, वो रिड्यूस करती जाती है डे बाय डे, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक ऐसा एसेट बताओ जिसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है डे बाय डे। लैंड, ठीक है, लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी डिप्रिसिएट नहीं होती बल्कि एप्रिसिएट होती है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या होता है, ये रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स एसेट। हर वो रूल्स और पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है ताकि जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ठीक है। इट इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये क्या इंक्लूड करता है, कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमें यूज करना चाहिए, रेट क्या होना चाहिए और लाइफ ऑफ एसेट्स उनका क्या होना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चेंजिंग मेथड, अगर हमें कोई भी मेथड चेंज करना तो उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं सो दैट हम क्या कर सकें, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकें एसेट्स पे, इन्हें हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल सके, ठीक है। अब जो हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है वो कैसे हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती हैं इन अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग, हमें ये देखना है। सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉपर डेप्रिसिएशन इंश्योर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय अलोकेटिंग द कॉस्ट टू द एसेट्स ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ द बिजनेस। अब देखो यहाँ पे बोला कि जैसे जैसे मशीनरी हमारा यूज होती है उनकी लाइफ क्या होती है, रिड्यूस करते डेप्रिसिएट करते, ठीक है। तो हमारे जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हो उनका ट्रू शो हो सके बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हर साल डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं ताकि जो एसेट्स की वैल्यू हमने जिस हमने क्या किया ईयर में परचेज किया उसका जो वैल्यू है हम डेप्रिसिएट करके अकाउंटिंग में दिखा सकें ताकि हमारा ट्रू और फेयर पिक्चर शो हो। फिर दूसरा आता है हमारा कंसिस्टेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर हम मेंटेन करेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, तो क्या करेगा, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग डिसीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, डेप्रिसिएशन जो होता है फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड असिस्टेंट प्राइसिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, हम कि कैसे किसी पर्टिकुलर मशीनरी के कॉस्ट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा टैक्स प्लानिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन पॉलिसी हेल्प्स इन प्लानिंग टैक्स लाइबिलिटीज विद इन अ लीगल लिमिट, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन की बात किया गया है कि कैसे किसी बिजनेस को पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, सब सारी चीज़ें, ताकि हम एक एक्यूरेट इनकम निकाल सकें
बिजनेस का, ठीक है। फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इट एड इन इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, कितना हमारा फिक्स एसेट्स इफिशिएंट है और कितना हमारा उसकी लाइफ बचा हुआ है, ये भी जज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे यूजफुलनेस था, कैसे जो डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि डिस्कस द शॉर्ट कमिंग ऑफ कन्वेंशनल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या शॉर्ट कमिंग है अगर हम कन्वेंशनल अकाउंटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो शॉर्ट कमिंग ऑफ कन्वेंशनल मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर इन्फ्लेशन के समय हम यूज करें तो इसका क्या क्या शॉर्ट कमिंग है। देखो, कन्वेंशनल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो हमारे कन्वेंशनल अकाउंटिंग थे जो पहले यूज किया जाते थे वो किस पे बेस्ड थे, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, जहाँ पे देखा गया था कि एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस। जो एसेट्स एंड लायबिलिटी जो होती हैं वो रिकॉर्ड कब किया जाता है, जिस प्राइस पे हमने उन्हें परचेज किया है या जब हमने लायबिलिटी लिया है, क्रिएट किया, उस प्राइस पे हम दिखाते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन दिस सिस्टम सफ़र फ्रॉम सेवरल लिमिटेशन। बट अगर हमारे क्या है इंडिया में या हमारे इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो ये जो हमारे पर्टिकुलर मेथड होते हैं वो बहुत सारे लिमिटेशंस को फेस करते हैं। जैसे अनरियलिस्टिक एसेट्स वैल्यू, इन्फ्लेशन के टाइम हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है वो बढ़ जाती हैं, बट हमने अगर कॉस्ट पे शो किया गया तो ये हमारे रियल चीज़ें तो शो नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो एसेट्स आर सोन एट आउटडेटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। वो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू को शो नहीं करता है, वो उस वैल्यू को रिकॉर्ड करता है या रिकॉर्ड किया रहता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में जिसमें हम उस एसेट्स को परचेज किए हों, ठीक है। फिर दूसरा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड एट अ करेंट प्राइस वाइल कॉस्ट मीन्स स्पेशली डिप्रिसिएशन आर बेस्ड ऑन ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लीड करता है इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को शो करता है। फिर इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एफिशिएंट टू रिप्लेस एसेट एट अ हायर करेंट प्राइसेस। हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्या करते हैं उस एसेट्स पे जिसमें उस प्राइस ऑफ द एसेट्स पे जिस पे हमने परचेज किया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनएक्यूरेट डेप्रिसिएशन को फोकस करता है। फिर आता है इनकरेंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट रिजल्टिंग इन अ कैपिटल इरोजन, ठीक है। फिर मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू को नहीं शो करते, तो ये मिसलीड करता है। पुअर डिसीजन मेकिंग होता है, मैनेजमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन डिसऑर्डर्ड प्रॉफिट एंड एसेट वैल्यू में भी अनसाउंड, ठीक है। फिर इंटर पीरियड इनइक्विटी होता है, जैसे प्रॉफिट ऑफ अ डिफरेंट पीरियड बिकम नॉन कंपेरेबल ड्यू टू चेंजिंग प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकमिंग है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के समय अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे बोला है डिफाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है जो कि डील करता है सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उनको क्लासीफाई करता है, देन समराइज करता है एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉसेज टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंट होता है जहाँ पे हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम सीक्वेंसली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं, देन हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं, देन हम क्या करते हैं समराइज करते हैं, देन हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग ताकि हम फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें, ठीक है। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, देखो यहाँ पे हमने 4-5 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा है, आई थिंक 6 पॉइंट लिखा है, बट आपको अगर मिनिमम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में आया तो आपको 10 to 15 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। कैसे, हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनके सारे वैल्यूज़ लिखते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि हम जब लास्ट ईयर में जब हमारा साल का अंत आता है तो उसमें हम देखते हैं कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे और हमें दिखाता है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमारा लास्ट टाइम में हुआ है, ठीक है। फिर नोज द फाइनेंशियल पोजीशन, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं पिछले साल से कंपेयर करते हैं इस साल में हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का वो साउंड है या गुड है। वो क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन उनकी अच्छी है या बैड पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है मैनेजमेंट को लिए भी यूजफुल होता है वेरियस डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कि उन्हें किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें कैश और प्रिक्योर करना होगा या उनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, फ्यूचर में अगर उन्हें क्या करना है
दूसरे मार्केट में जाना है, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, अपने आप को एक्सपेंड करना, तो ये सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हेल्पफुल टू द मैनेजर एंड क्रेडिटर, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी क्रेडिटर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए हेल्प करता है ये जानने में कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसा है, ताकि वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें, उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और रिस्क कितना कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है ये भी जानने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपसे साफ बोला गया है कि जो हमारे लिस्टेड कंपनी होती हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ टैक्स असेसमेंट, हमें लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर हमारे कितना प्रॉफिट आए उस प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, और कितना टैक्स हमें पेमेंट करना है कितना नहीं, ये जानने में हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, ठीक है। रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो रेवेन्यू क्या होता है, अभी हमने बताया कि वो इनकम जो हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन से हमें रिसीव हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू होता है। इनकम क्या होता है, इनकम इज द नेट गेन आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम अ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस इनफ्लो होता है, जो कि मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस से आता है, बट अगर हम रेवेन्यू से अदर और सारे एक्सपेंसेस जो हमारे इनकर्ड हुए वो हम माइनस कर दे तो हमारा आता है इनकम, ठीक है। नेचर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन, ये ग्रॉस रिसिप्ट होता है ऑपरेशन से। ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट प्रॉफिट और अर्निंग ऑफ द कंपनी, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस अभी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेशन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स या सर्विस रिसिप्ट, अगर हमने कोई भी किया सेल्स से हमें जो भी पैसा मिला वो हमारा होता है रेवेन्यू। इनकम कैसे होगा, रेवेन्यू से हम कोई भी एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा वो माइनस कर देंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, ठीक है। स्कोप हम देखते हैं, इनका नैरो स्कोप होता है, ठीक है, रिलेटेड मेनली टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये इनका जो इनकम होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग से भी रिलेट होता है और नॉन ऑपरेटिंग गेन्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर अपीयरेंस, जो हमारे रेवेन्यू होते हैं वो क्रेडिट साइड शो करते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो हमारे इनकम होते हैं वो कहाँ शो किए जाते हैं, ये नेट प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, रेवेन्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे देख लो, हमने सेल्स किया उससे हमें रेवेन्यू आया 10 लाख का, ठीक है। अब इनकम क्या होता है, इनकम प्रॉफिट हुआ 2 लाख आफ्टर हमने एक्सपेंसेस सारे पे कर दिए उसके बाद हमारे ये है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस आपको ऐसे ही लिखना है, 10 पॉइंट आप बना के लिख दीजिएगा, और आप ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो तो अच्छी बात है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रिफर्स टू अकाउंटिंग सिस्टम इन विच एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन अ जनरल प्राइस लेवल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं या ट्रांजेक्शन होते हैं उनके हम क्या करते हैं, उनके वैल्यू को हम रिफ्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो जनरल प्राइस लेवल जो भी चेंज होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग बाय शोइंग द एसेट्स एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट अ करेंट वैल्यू। ये क्या करता है, जो भी लिमिटेशंस होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को करके उनके लिमिटेशन को रिमूव करके जो करेंट प्राइस में जो भी वैल्यू के एसेट्स हैं, हमने भले ही फ्यूचर में एसेट्स को परचेज किया था, पास्ट में परचेज किया था, और उनका जो उनकी जो वैल्यू है, हमने जो भी टिकट हमने किया था, जो भी हमने एसेट्स को रिकॉर्ड किया था वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे किया होगा, ठीक है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे किया होगा। और बट अभी इन्फ्लेशन के चलते उनका क्या प्रेजेंट का रिकॉर्ड है, उन पे हम जो भी अकाउंटिंग बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो करंट वैल्यू, अब सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो क्या कहता है, मेजर द फाइनेंशियल रिजल्ट आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइसिंग। हमारे प्राइस के बढ़ने के बाद क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ा, इसको हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेजर करता है। अब देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रू वैल्यू को शो करता है। कैसे, जो भी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को यूज किया होगा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमने जो भी अकाउंटिंग किया वो जो भी एसेट्स वो रिकॉर्ड होंगे वो प्रीवियस जिस पे हमने परचेज किया है उसका उसी पे रिकॉर्ड किए होंगे। बट इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम करंट जो हमारे रेट होते हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स का, भले ही हमने उसे पास्ट में पे परचेज किया, उसका करंट वैल्यू के बेसिस पे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या करता है, सो ट्रू ऑफ प्रॉफिट पोजीशन प्रेजेंट कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बताता है।
फिर दूसरा आता है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हम जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू है उनका करेंट में क्या वैल्यू है एसेट्स का वो हम जान सकते हैं अगर हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंडर अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। फिर आता है प्रिवेंट कैपिटल इरेजन, ठीक है। इंश्योर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट रिड्यूस रियल कैपिटल, ठीक है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उससे रियल कैपिटल में हमारे कोई चेंजेस नहीं आए, ये हमारा इंश्योर करता है, ठीक है। फिर प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यूज़, ये ट्रू और फेयर व्यूज़ प्रोवाइड करता है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के समय में उनका रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, ये जानने में हेल्प करता है। फिर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हेल्प मैनेजमेंट इन प्राइसिंग रिप्लेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर कोई भी एसेट्स बेचना है, अगर इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है एसेट्स का, ठीक है, ये जानने में हेल्प करता है हमारा अकाउंटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए हुए हैं। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं डिटेल वे में कोर्सेज की तैयारी करने में, ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करने में, तो आप अभी जाइए और परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, जिसमें कि आपको क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर वे में क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे वे में आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, और आप अगर इस कोर्सेज को परचेज कर लेते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।